REC आ रहा है, उसमें लिखा होगा चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस डिस्कस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, CRPC डिस्कस करें बेटा। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 1899 में बना था पहली बार, और उसको एलिमिनेट करके हम लोगों ने क्या करा, व्हाट डिड वी क्रिएट, क्या क्रिएट करा हम लोगों ने, हमारा खुद का CRPC 1973 में क्रिएट करा। और इसकी इफेक्टिव डेट क्या है, इफेक्टिव डेट 1st of April 1974। परफेक्ट। It applies to whole of India except Jammu and Kashmir, Nagaland, tribal areas। ये क्लियर था? Was this clear? Wonderful। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, we take it a little bit more forward। हम लोगों ने देखा था कि CRPC applies to criminal suits, yes or no? Yes sir। Criminal cases, ये criminal cases जो होते हैं इसमें होता है essential content offense, याद है आपको? Offense के बारे में, offense section 2 clause N of CRPC, है ना? किताब में देख लो ना बेटा, शायद दिख जाए आपको कुछ। section 2 clause N of CRPC, okay? Is it clear? चलो, offense हो गया। अब ये जो ऑफेंस है, इस ऑफेंस में क्या चीज आती है, और इस ऑफेंस में क्या चीज आती है, यस और नो, ह्यूमन बीइंग आती है। बिल्कुल, ऑफेंस में 4 इंग्रेडिएंट्स है। पहला ह्यूमन बीइंग आता है, उसके बाद एक्टर्स रियस, और लास्ट इंजरीड होता है पर्सन, इंजरी। ये चारों चीजें अगर होगी तो क्या होगा बेटा, ये चारों चीजें होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑफेंस बोला जाएगा। यस और नो? यस सर। गुड। इसके बाद हमने बात करी थी कि ऑफेंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। पहला बेसिस, कौन सा बेसिस, पहला बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ बेल। बेल मतलब क्या होता है, जमानत नहीं, जमानत। हाँ, जमानत क्या होती है बेसिकली, जमानत इज अ श्योरिटी के द्वारा दिया गया वॉर्ड, एग्जीक्यूटेड होता है। बेल बॉन्ड क्या एग्जीक्यूट होता है, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है ना, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है। इज इट क्लियर? क्या एग्जीक्यूट होता है बेटा, बेल बॉन्ड। इस बेल बॉन्ड में 3 शर्तें होती है, इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगा, विटनेस को नहीं धमकाऊंगा, जब पुलिस को इंक्वायरी की जरूरत होगी बुलाओगे तो आ जाओ, ऐसा कुछ है क्या? वेरी गुड। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेल के आधार पर दो टाइप, हम लोगों ने बात करी बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस थे। यस और नो? बेलेबल ऑफेंस कहां लिखे होते हैं, शेड्यूल नंबर 1 ऑफ CRPC। और ये कितने साल से कम के होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट होती है इनमें। बिल्कुल, ये लेस सीरियस होते हैं। यस और नो? क्या इनमें बेल व्यक्ति का अधिकार होता है, राइट होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। इसका ठीक उल्टा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ जो लिखे हुए इसके अलावा बाकी सारे नॉन बेलेबल हैं। ग्रेटर देन 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगा, मोर सीरियस होगा। यस और नो? और इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन, कोर्ट डिस्क्रिशन आपको समझ में ऐसा कुछ होता है क्या, कोर्ट डिस्क्रिशन? यस बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि बेलेबल नॉन बेलेबल के देखो क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास, कौन सा, अरेस्ट वारंट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर राजा, शाबाश, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, नॉट नीडेड। कौन से ऑफेंस में नहीं चाहिए होता है, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मीनिंग इंग्लिश में क्लियरली आइडेंटिफाइबल, क्लियरली आइडेंटिफाइबल। और नीडेड वारंट कब चाहिए होता है, जब नॉन कॉग्निजेबल होता है। क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है। यस और नो? अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जनरली मोर सीरियस होते होंगे। भाई किसी व्यक्ति को
अगर बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो मोर सीरियस ऑफेंस है। यस और नो क्या है? वो मोर सीरियस ऑफेंस है ना? पक्का? आर वी क्लियर? गुड, वेरी नाइस। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े। मोर सीरियस समझ में आ गया आपको? लेस सीरियस, मोर सीरियस? आर यू श्योर? वंडरफुल। फिर नॉन कॉग्निजेबल। एक मिनट, अब इसमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने कल आपको बताया नहीं था, आज मैं आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताता हूं। बताओ? गुड। सेक्शन नंबर 154 ऑफ सीआरपीसी बोलता है एफआईआर के बारे में। किसके लिए? एफआईआर। सुना है कभी आपने एफआईआर है ना? तो एफआईआर होती है हमेशा किसके लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। किसके लिए? कॉग्निजेबल। और नॉन कॉग्निजेबल के लिए होता है 155। स्टेट गवर्नमेंट का एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में नॉन कॉग्निजेबल अपराध दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, सुनिएगा एक पॉइंट और बहुत ध्यान से। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में द पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के बिना क्या कर सकते हैं बेटा? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कैरी आउट कर सकते हैं। परंतु नॉन कॉग्निजेबल के केस में मैजिस्ट्रेट साहब जब तक नहीं बोलेंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? एवरीबॉडी? मैं स्पीड थोड़ी ज्यादा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये कल का रिवीजन है। ठीक है, जो नया पॉइंट है पर उसको बहुत आराम से डील करेंगे। यस और नो, इवन एंटीसिपेटरी वे भी वापस से डिस्कस करेंगे और आराम से डिस्कस करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, बात करें आगे। चल बताइए बेटा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इतना समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? थोड़ा सा और बात करें आगे। ओके, नाउ कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में से कॉग्निजेबल, अच्छा इसका एक बहुत अच्छा फंडा बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास कॉफी है और मिल्क है और आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा? मिल्क नहीं बनेगा। याद रखना, कॉफी प्लस मिल्क इज इक्वल टू कॉफी, कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल इक्वल टू कॉग्निजेबल। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो रहा है तो उसको पूरा कैसा ट्रीट करेंगे? कॉग्निजेबल की तरह ही ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? पक्का? आर यू श्योर? अच्छा, जनरली नॉन पेलेबल ऑफेंसेस आर एंड कॉग्निजेबल आर पक्का? इज इट क्लियर? ये भी हमने एक पार्ट और बना लिया, कंसेप्ट एक और क्रिएट कर लिया। ये क्लियर है एवरीबॉडी? कल थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह कुछ तो बनाया होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा। इज इट क्लियर? ये तक यहाँ तक हो गया आपका? तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ? श्योर? गुड, वेरी नाइस। अब हम लोग बात करेंगे नॉन पेलेबल ऑफेंस के केस में सेक्शन नंबर, देखो 438 है क्या बेटा? एंटीसिपेटरी बेल का 436 है, 438 ही होगा। एंटीसिपेटरी बेल, अंतरिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो कब दी जाती है? तो उसकी कुछ कंडीशंस थी यहाँ पर। पहली, व्यक्ति अक्यूज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्यूज, आरोप लगना चाहिए उसके ऊपर। आरोप कौन सा लगना चाहिए? नॉन पेलेबल ऑफेंस का आरोप लगना चाहिए। उसके बाद उसकी अरेस्ट प्रोबेबल होनी चाहिए। अरेस्ट प्रोबेबल है कि हाँ पुलिस आने वाली है अरेस्ट करने के लिए, ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद वो उनके वकील या उनके वकील कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, सेशंस कोर्ट जाएंगे, सेशंस कोर्ट या फिर और हाई कोर्ट जाएंगे और क्या करेंगे? 3 प्रॉमिस करेंगे जो कहाँ दिए हुए थे। 3 प्रॉमिसेस करेंगे, 3 प्रॉमिसेस ऑन बेल बॉन्ड। यस और नो? अच्छा, नॉन पेलेबल ऑफेंस में क्या बेल अधिकार होता है व्यक्ति का? क्या होता है? क्या होता है? आर यू श्योर? यस सर। पक्का? यस सर। मतलब क्या होगा इसमें? एंटीसिपेटरी बेल देना ही पड़ेगी वकील साहब? नहीं, देना ही पड़ेगी। अरे देना ही पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का। नहीं देना तो नहीं मिलेगी। जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब ने बोल दिया आई डोंट अलाउ एंटीसिपेटरी बेल फॉर दिस पर्सन, तो मना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका एक लॉजिक है बहुत क्लियर। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ तब तक आदमी क्या होता है? इनोसेंट होता है। क्या होता है? यस और नो? अगर व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए तो बात अलग है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो तो क्या है? अच्छा, आप उसको हवालात में अरेस्ट करके क्यों रख रहे थे? पुलिस उसको अरेस्ट करने क्यों जा रही थी? क्योंकि पुलिस को क्या लग रहा था कि या तो वो
या फिर अब वो अगर लिख के दे रहा है भैया मैं एफिडेविट पे बेल बॉन्ड पे लिख के देता हूँ कसम खाता हूँ, उसके बिहाफ पर कोई और पर्सन भी बोल रहा है, तो क्या दिक्कत है? घूमने दो ना उसको। अगर जज मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि हाँ ठीक है इस आदमी को बाहर घूमने दे सकते हैं, घूमने दे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? आर यू श्योर एवरीबॉडी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? श्योर? बढ़ जाए आगे? एक नई कंसेप्ट एकदम बिल्कुल नई चीज डिस्कस कर लें आज। श्योर? बिठा दूं इसको मैं? Does anybody want to capture this or what? No? चलिए देख लीजिए आप इसको एक बार और। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी में जो प्रोसीजर होता है। अच्छा, सीआरपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं? 27 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 27 चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारे नहीं एप्लीकेबल होते। कहां पर? नागालैंड, जम्मू कश्मीर एंड ट्राइबल एरियाज। तो चलिए आज हम और अच्छे से और क्लियरली बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में। अच्छा, ये प्रोसीजरल लॉ है क्या? बच्चों, क्या ये प्रोसीजरल लॉ है? गुड, चलिए बात करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, आगे वाली चीज। अब शुरू करेंगे हम लोग यहां से। देखते हैं हमारे पास क्या है। मान लीजिए एक ऑफेंस कमिट हुआ। क्या कमिट हुआ? सेक्शन 2 क्लॉज एन। यस और नो? बिल्कुल। एक ऑफेंस कमिट हुआ, 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे उसमें। क्या थे मालूम है? ह्यूमन बीइंग, और ये सब था? बिल्कुल था। फर्ज करो कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल था। क्या था? कॉग्निजेबल ऑफेंस था। अगर वो कॉग्निजेबल था तो क्या ऐसी परिस्थिति में बिना वारंट के व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है? मान लो कोई व्यक्ति आकर बताता है पुलिस को, बताता है कि इंस्पेक्टर साहब वहां कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो उसकी क्या दर्ज की जाएगी? शाबाश, अंडर सेक्शन यस और नो? बिल्कुल। अच्छा, पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर का वेट करेंगे कि वो ऑर्डर दे और मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाऊं। एफआईआर के तुरंत बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने चले जाएंगे। क्या करने बेटा? इन्वेस्टिगेशन करने चले जाएंगे। यस और नो? बच्चों, ये जो इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, ये जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इस इन्वेस्टिगेशन की खास बात बताऊं। इस इन्वेस्टिगेशन की खास बात 4 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है इसमें? 4 स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है टू गो ऑन द स्पॉट। उसको हिंदी में बोलते हैं मौकाए वारदात पर पहुंचना। क्या करना? मौकाए वारदात पर पहुंचना, यानी प्रोसीडिंग ऑन द स्पॉट। दूसरा, उसका मुआयना करना, असर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। वो चौक की लाइन बनाते हैं ना बॉडी के आसपास, सीआईडी में देखा होगा। यस और नो? बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसे ही होता है। असर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। उसके बाद करते हैं अरेस्ट ऑन बेसिस ऑफ सस्पिशन। क्या करते हैं? अरेस्ट ऑन बेसिस ऑफ सस्पिशन। शक के आधार पर क्या करते हैं? शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करते हैं। शक के आधार पर क्या करते हैं? लोगों को गिरफ्तार करते हैं। शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ढूंढते हैं एविडेंसेस। क्या ढूंढते हैं? एविडेंसेस टू फाइंड एविडेंस सपोर्टिंग द क्लेम। इज इट क्लियर? पक्का समझ में आया सभी को? ओके। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस क्या करती है? एक मिनट, व्यक्ति को फांसी पर टांग देगी क्या? देयर आर 3 पिलर्स। जुडिशियरी। तीसरा पिलर कौन सा था? कानून का पालन ना करने वालों को न्यायपूर्वक दंड। यस और नो? तो ये पूरा सब कुछ तैयार करके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस क्या करेगी पता है बेटा? पुलिस विल सबमिट अ पुलिस रिपोर्ट। क्या सबमिट करेगी? पुलिस रिपोर्ट। और ये किनको देगी बेटा? मैजिस्ट्रेट को। यस और नो? मैजिस्ट्रेट साहब को दे देगी क्या? बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैजिस्ट्रेट साहब को दे दी जाएगी। जैसे ही ये पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास दे दी जाएगी, उसके बाद चलेगा
ट्रायल, क्या चलेगा? ट्रायल। ट्रायल मतलब ट्रायल में कोर्ट में क्रिमिनल सूट कैरी आउट होगा। इस ट्रायल में वही पूछताछ, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, एविडेंसेस, विटनेस वगैरह, सबूत और गवाह, इनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। सुनो, और इसके अंत में सिर्फ दो ही आउटकम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? गिल्टी माइंड, उसको बोलते हैं बेटा एक्विटल। एक्विटल मतलब आदमी जो है ऐसा खुश हो जाएगा कि मैं आजाद हो गया, या फिर क्या हो जाएगा? कॉन्विक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्विक्टेड। बेचारा आदमी ऐसा दुखी होके बेचारा जेल के पीछे चला गया। समझ में आया आपको? चला गया जेल के पीछे, देख पा रहे हैं आप? देखो जेल के पीछे चला गया हो। या तो एक्विटल मतलब बाइज्जत बरी हो जाएगा, या फिर कॉन्विक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Is it clear? Yes sir. पक्का? Yes sir. ठीक है। ये कौन से केस में था? कौन से केस में था? दूसरा ऑफेंस भी करवा लो ना। दूसरी परिस्थिति भी तो मान सकते हैं कि मान लो क्या हुआ, ऑफेंस कैसा था? नॉन कॉग्निजेबल था। कैसा था? नॉन कॉग्निजेबल था। और पुलिस को अगर ऐसी खबर मिलती है तो पुलिस क्या करेगी? क्या करेगी बेटा? नहीं, सबसे पहले सेक्शन नंबर 155 वाला जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में इसको दर्ज करेगी। यस और नो? दर्ज करेगी या नहीं करेगी? ये दर्ज करने के बाद क्या पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन के लिए ध्यान दो ना, सबसे पहले इसको कहाँ भेजेंगे? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। मैजिस्ट्रेट साहब क्या अपॉइंट करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। फिर होगा इन्वेस्टिगेशन और वही 4 स्टेप्स। 1 मिनट इधर देखे बिना बताएंगे बेटा कौन कौन सी 4 स्टेप्स है। पहला प्रोसीडिंग, दूसरा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तीसरा अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सस्पिशियस पर्सन, चौथा टू सपोर्ट द क्लेम। यस और नो? ये सब हो जाने के बाद, इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद क्या सबमिट होगी? पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी। क्या सबमिट होगी? पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी। और पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद क्या होगा? और उसके आखिरी में 2 ही ऑप्शन है, या तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको इसमें? आर यू श्योर? ओहो Yes sir. समझ में आया ना आपको? Yes sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे अच्छी बात नहीं सकती, पूरा बन गया अपना। अब सुनो, अभी लिखना नहीं, अभी 2 मिनट बस। बिल्कुल, उसका आपको पूरा मौका दिया जाएगा लिखने का। थोड़ी सी चीजें, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं अपन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि उसका कॉग्निजेंस, ऑफेंस का कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट खुद भी ले सकते हैं। मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, मैंने बताया था। मान लो अगर मैजिस्ट्रेट से आपको मिला, देखो क्या मिला, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, खबर मिली मैजिस्ट्रेट साहब को। किसको? मैजिस्ट्रेट साहब को। मैजिस्ट्रेट साहब को मिलती है बेटा कंप्लेंट। क्या मिलती है? कंप्लेंट। सेक्शन 2 क्लॉज डी। आई होप सो। इज इट सो? सेक्शन 2 क्लॉज डी के हिसाब से कंप्लेंट मिली। दिस कंप्लेंट कैन बी ओरल और रिटन, इट कैन बी इन एनी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। आया आपको समझ में? यस और नो? एक केस लॉ है इसके लिए, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहां। एक केस लॉ है मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहां। उसमें बोला गया है कि कंप्लेंट इज मेड टू मजिस्ट्रेट ईदर ओरली और इन राइटिंग। also एक बात सुनो ध्यान से, also it can be either on a plain piece of paper or in a specific format. It should just contain a prayer to take cognizance of this। भैया ऐसा और ऐसे मजिस्ट्रेट साहब को मिल गया तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर देंगे? He will take cognizance। Yes or no? इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञान लेना। क्या लेना? संज्ञान लेना। उन्होंने संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर के क्या कर दिया? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, और फिर उसके बाद ये सब चीजें। क्लियर सबको समझ में आया? अरे मजिस्ट्रेट साहब को थोड़ा जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने। यस और नो? पक्का? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है। आ रहा है, सभी को दिख रहा है ये? एवरीबॉडी विजिबल टू एवरीबॉडी? गुड, वंडरफुल। ओके, छापो।